नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम बाढ़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसका जस्ट अपोजिट स्लाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। धरातल काफी सूखा है, तो आज की जो चर्चा है वो हमारी इसी सूखे पर आधारित होगी। हम सभी जानते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, कि सूखा क्या होता है। अपने यहाँ भी सूखा पड़ता ही रहता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए आप, किस तरीके से जमीन बिल्कुल सूख चुकी है। मोटी पपड़ी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो पानी की खोज में कदम बढ़ा रहे हैं। सूखा क्या है? जब जल और नमी की उपलब्धता कुछ समय के लिए सामान्य से काफी कम हो जाती है, तब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। कृषि, पशुधन, उद्योग या मानवीय जनसंख्या की आवश्यकता से कम जल उपलब्ध होने को हम सूखा कहते हैं। सूखा किसी भी क्षेत्र में पड़ सकता है, चाहे वहां पे कितनी अधिक बारिश होती हो या कहीं कम बारिश होती हो, या वैज्ञानिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कितना ही उन्नत इलाका हो, या कोई छोटा या बड़ा इलाका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूखा कहीं भी हो सकता है। एक चीज हमने यहाँ पे बोली कि चाहे प्रचुर वर्षा होती हो फिर भी वहां सूखा हो सकता है। देखिए, सूखे की परिभाषा में हमने ये चीज देखी कि सामान्य से कम, वो वहां के एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट उतना ही डालता है कि जैसे जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा है, तो 10 से अगर वो 8 होती है तो सूखा पड़ता है। लेकिन जहां पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक है, वहां पे अगर 150 सेंटीमीटर वार्षिक हो जाती है तो वहां के लिए वो सूखा है, क्योंकि जो सामान्य उपलब्धता है वो वहां पे कम हो गई। तो इसलिए सूखा जो है उसको हमें विस्तृत अर्थों में समझना होता है। सूखा कई प्रकार का होता है। एक है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है, जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में, व्यापक क्षेत्र में वर्षा सामान्य से कम होती है। अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो सामान्य वर्षा हर साल होती है उससे अगर 26 से 50% कम हो जाए तो सूखा पड़ता है। और यदि 50% से कम अगर हो जाता है, जितनी सामान्य वर्षा होती है, अगर उससे 50% ही होती है तो भीषण सूखा पड़ता है। जल वैज्ञानिक सूखा भी होता है। जल वैज्ञानिक सूखे की स्थिति में जल स्रोत सूख जाते हैं, नदियां, झीलें, जलाशय, ये सब सूख जाते हैं। धरातलीय जल सूखा भी कहा जाता है इसे। भूमिगत जल स्तर भी गिर जाता है। जब जो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है वो अगर काफी लंबे टाइम तक रहता है, अगर काफी वर्षों तक मानसून अपने यहाँ भारत के संदर्भ में कम सक्रिय रहता है, तो इस टाइप का सूखा पड़ता है। थर्ड है कृषि अथवा मृदा जल संबंधी सूखा। जब मिट्टी में नमी कम हो जाए, मिट्टी की नमी का संरक्षण करने की शक्ति कम हो जाए, तो कृषि अथवा मृदा जल संबंधी सूखा पड़ता है। इस स्थिति में मिट्टी सूख जाती है, भूमि शुष्क हो जाती है। फोर्थ है पारिस्थितिकी सूखा। जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसे हम पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। एक शब्द और है इससे संबंधित, सूखा प्रवण क्षेत्र। तो सूखा प्रवण क्षेत्र उस एरिया को कहा जाता है जहां पे सूखा पड़ने की संभावना 20% से ज्यादा होती है। इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। दीर्घकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र होता है जहाँ सूखा पड़ने की संभावना 40% से ज्यादा होती है। और जिस वर्ष वर्षा सामान्य से 75% कम होती है तो उसे सूखा प्रभावित वर्ष माना जाता है। राजस्थान तो इस चीज का सामना करता ही रहता है। विश्व में सभी महाद्वीपों में काफी विस्तृत क्षेत्रों में जल के अभाव से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ये जलाभाव के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वो सहारा, कालाहारी, अटाकामा, मध्य पूर्व, भारत और पाकिस्तान का थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल, कैलिफोर्निया का जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके अलावा मध्य एशिया का विशाल क्षेत्र, साइबेरिया, उत्तरी कनाडा, यहाँ पे शीत मरुस्थल है। कई बार पर्याप्त वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में भी सूखा पड़ जाता है। यूएसए, कनाडा, रॉकी पर्वतमाला क्षेत्र, इंडीज पर्वतमाला क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, चीन, मतलब कुल मिला के विश्व के जो बहुत सारे क्षेत्र हैं वो इस सूखे से प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सूखा पड़ता रहता है।
ऑस्ट्रेलिया का एक सहस्त्राब्दी सूखा पड़ा था 1995 से लेकर के, और 2009 तक समस्त देश को इसने प्रभावित कर लिया था। स्पेन में भी काफी भयानक सूखा पड़ा हुआ है, जल मंगवाना पड़ा था जलयानों के द्वारा। तो चीन का भी अधिकांश भाग शुष्क है, जहाँ पे सूखे का खतरा बना रहता है। सीरिया में भी भयानक सूखा पड़ा हुआ है 2006 से 2010 के बीच में। भारत में सूखा जो है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ते ही और सूखा हमें देखने को मिलता है। ये भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र है, जहाँ पे जनरली सूखा पड़ता रहता है। सूखे का सबसे अधिक प्रभाव राजस्थान और इसका निकटवर्ती हरियाणा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, गुजरात का अधिकांश भाग, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, ये मध्यवर्ती पूर्वी कर्नाटक, पश्चिमी मध्य तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके भी कुछ क्षेत्रों में कभी कभी सूखा पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अन्य भाग सूखे से बचे हुए हैं। किसी भी भाग में कभी भी वर्षा अपनी निश्चित मात्रा से कम हो सकती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सूखे की जो तीव्रता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सूखे को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के अधिकांश भाग आते हैं। विशेष करके अरावली का जो पश्चिम स्थित, अरावली के पश्चिम में जो एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर जिले, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग इसमें आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का पूर्वी भाग इसमें आता है। ये जो एरिया है महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का निकटवर्ती जो भाग है वो कर्नाटक का पठार, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये जो एरिया है ये सूखा प्रवण क्षेत्र है। तमिलनाडु का उत्तरी भाग, इसके अलावा झारखंड का दक्षिणी भाग भी सूखा झेलता है, और उड़ीसा के कुछ आंतरिक भाग हैं वो इसमें शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिले हैं वो, गुजरात का कुछ हिस्सा, कोंकण को छोड़ के महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु का कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक भी इसमें शामिल है। सूखे के क्या कारण होते हैं और क्या परिणाम होते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कारण बनते हैं, सबसे मेन कारण जो यहाँ पे हम देख पाते हैं वो है कम वर्षा, लो रेनफॉल। कम वर्षा होगी तो इस तरीके की संभावनाएं बनती है सूखे की। इसके अलावा जो हैवी रेनफॉल होता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, वो भी सूखे को बढ़ावा देता है। किस तरीके से कि हैवी अगर रेनफॉल होता है तो भूमिगत जल नहीं बढ़ पाता, भूमि में जल का रिसाव उतनी स्पीड से हो नहीं पाता है और जल बह करके नष्ट हो जाता है। एक और मेन कारण है इसका डिफोरेस्टेशन, जो वनों का विनाश हो रहा है वो भी सूखे को बढ़ावा दे रहा है। ये जो वर्षा होती है उसका जल का अगर हम संग्रहण नहीं करते हैं, उसको अच्छे से संभाल के नहीं रखते हैं वर्ष भर के लिए, तो वो भी सूखे का कारण बनता है। काफ़ी मात्रा में जो जल है बारिश का वो बह के वेस्ट हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। और जो खुले जलाशय हैं उनका उच्च मात्रा में वाष्पीकरण होता है, तो जल काफ़ी मात्रा में वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो वर्षा का जल है वो अगर खारे पानी में मिल जाता है तो वो भी पीने योग्य नहीं रह पाता। जो
इंडस्ट्रीज हैं उनमें जल का बड़ी भारी मात्रा में यूज होता है, तो वो भी सूखे के लिए उत्तरदायी है। फिर वो सामान्य दूसरी चीज़ों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। और वाटर इंटेंसिव जो लाइफ स्टाइल है हमारा, जो वर्तमान में लाइफ स्टाइल हम जिसे कहते हैं, वो काफ़ी मात्रा में जल का वेस्टेज करने में, गाड़ी धोना है, पार्क में पानी देना है, घर को धोना है, बगीचों में काफ़ी मात्रा में पानी देना है, ये सब चीज़ें भी सूखे को बढ़ावा देती हैं। और ये जो ज़्यादा मात्रा में पानी को यूज करने वाली जो खेती होती है या जो वन होते हैं, जहाँ पे जितना मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है, वो पौधे हम वहाँ पे लगा रहे हैं, वो वन वहाँ पे हम लगा रहे हैं, उस तरीके की खेती हम वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो भी सूखे को फिर बढ़ावा देता है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कारण हैं जो सूखे को बढ़ावा देते हैं। अब इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं? खेती को नुकसान होता है, पीने योग्य जो पानी है उसकी कमी बन जाती है, और जो स्वास्थ्य है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कमज़ोर पड़ता है, जो वाटर के जल स्रोत हैं वो कम हो जाते हैं, ये जो जलीय प्राणी हैं, मछलियाँ वगैरह, उनका नुकसान हमें देखने को मिलता है। नदियों का जल स्तर कम हो जाता है, जो एनर्जी उत्पादन हम करते हैं जल से, वो उसकी कमी हो जाती है। उद्योगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जाती है, इकोसिस्टम की उत्पादकता कम हो जाती है, मानव की उत्पादकता कम हो जाती है, और सामान्य जो जनजीवन है वो भी हमें खोना पड़ता है। प्रवास होता है, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ से लोग प्रवास हो जाते हैं, उत्प्रवास देखने को मिलता है। लॉस ऑफ इकोनॉमी, आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पिछली कक्षा में हमने बाढ़ के बारे में पढ़ा था, और इस कक्षा में हमने सूखे के बारे में पढ़ा है। तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे बाढ़ को हम किस तरीके से, जो बाढ़ के इम्पैक्ट आते हैं उनको कम कर सकते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। एक तो हम पूर्व चेतावनी दे सकते हैं कि जहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल या कुछ ऐसा संभावनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, तो उसकी हम पूर्व चेतावनी दे सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो उससे भी हम होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। और मैपिंग कर सकते हैं कि किन किन कौन कौन से एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, संभावनाएं बनती हैं, उनकी मैपिंग करके रखते हैं। तो वो भी, हालांकि भारत में अब अधिकांश नदियों का मैपिंग का काम कर लिया गया है और उपलब्ध हैं सूचनाएं। ऐसी कंस्ट्रक्शन हम ऐसा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग संरचनाएं हम ऐसी बना सकते हैं कि ऐसा बाढ़ का जो नुकसान है उसको रोका जा सके। जैसे घर बनाए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, वो चबूतरों और बांस की लकड़ियों पे भूमि से कुछ ऊंचाई पे बना सकते हैं। इसके अलावा जो बाढ़ आने के बाद की स्थिति है उसको भी हम थोड़ा सा इसी तरीके से कर सकते हैं कि वहाँ पे जो सामान्य आवश्यकता की चीज़ें हैं वो हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो नुकसान कम होता है। पुनर्वनारोपण, वनस्पति का बचाव, नदी मार्ग से मलबा वगैरह हटा करके हम बाढ़ आने की संभावनाएं कम कर सकते हैं। बाढ़ का दिशा परिवर्तन हम कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, नदी के चैनल में सुधार कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और शब्द इसमें आता है, फ्लड प्रूफिंग। बाढ़ की क्षति को इसमें हम कम कर सकते हैं। रेत की बोरियों के द्वारा बाढ़ के जल को हम दूर रख सकते हैं, दरवाजा खिड़कियां ऊंचे रख सकते हैं। तो और यथासंभव सबसे बड़ा यही चीज़ है कि जो भवन है उनका निर्माण जलाशयों से दूर करना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कम हो। अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम सूखे को न्यूनीकरण कर सकते हैं। तो इसमें सूखे की पड़ताल करें हम कि कौन से एरिया में सूखे की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, कहाँ वर्षा का अप डाउन ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें जब सूखे की स्थिति में कौन से ऐसे जलाशय हैं जहाँ से हम जल की आपूर्ति कर सकते हैं। जल आपूर्ति में वृद्धि करनी पड़ेगी, जल का संरक्षण करना पड़ेगा, वर्षा के जल का एकत्रीकरण करना पड़ेगा, और वर्षा के जल को किसी साझे स्थान जैसे तालाब में इकट्ठा कर सकते हैं। समोच्च रेखाबंध, समोच्च कृषि, कंटूर खेती जिसकी हमने चर्चा की, आधे से जल को मिट्टी में हम प्रवेश करा सकते हैं। जैसा कि पुराने समय में खेती बाड़ी करते थे, वो लोग करते भी थे, खेत में गड्ढे खोद के रखते थे या इस तरीके की संरचनाएं बनाते थे जिनसे जल खेतों में रुकता था। तो ये भी एक तरीका है कि हम जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए जल संभर का भी हम विकास कर सकते हैं। नदी तंत्र का जल इकट्ठा करने वाला क्षेत्र होता है ये जल संभर, तो इसको भी यहाँ पे वर्षा जल भी इकट्ठा किया जाता है।
सिंचाई का विकास कर सकते हैं, भूमि उपयोग हमें बदलना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।